हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है KFIS में। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान का प्रीएम्बल। तो इंडियन पॉलिटी लेक्चर सीरीज चल रही है। हम एक्ट एंड रेगुलेशन डिस्कस कर चुके हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द प्रीएम्बल। इन दिस लेक्चर वील बेसिकली फोकस ऑन द बैकग्राउंड, नेचर एंड अबाउट प्रीएम्बल, व्हाट डज इट टेल। सो लेट्स स्टार्ट। Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, and fraternity. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. राइट तो ये हमारा प्रीएम्बल है। इसको याद कर लेना, रट लेना अगर मतलब समझ भी न आए तो। और बाकी जो इसमें जो टर्म्स हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, इन पे हम डिस्कशन आगे वाले लेक्चर्स में हम करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द मीनिंग। सो व्हाट इज इट, व्हाट डज इट टेल, की टर्म्स, सिग्निफिकेंस, अमेंडेबिलिटी, और इज इट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडेबिलिटी में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इवॉल्व हुआ है, क्या प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। वेरियस केसेस लाइक बेरुबारी यूनियन, केशवानंद भारती केस, LIC वाला केस, ये केस के बारे में हम थोड़ा ब्रीफली प्रीएम्बल के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कशन करेंगे। राइट। सो मीनिंग इट इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ प्रीफेस। देखिए, जैसे ही हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो सबसे पहले प्रीएम्बल आता है। हालांकि प्रीएम्बल सबसे बाद में इंसर्ट किया गया था, पर ये एक इंट्रोडक्शन ऑफ प्रीफेस है कॉन्स्टिट्यूशन का। इज अ काइंड ऑफ एग्जीक्यूटिव समरी, यू कैन टेक इट एग्जीक्यूटिव समरी, जो एक डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट पे एक जनरली पहले होता है, एक समरी होती है जो पूरे डॉक्यूमेंट के बारे में एक आइडिया देती है। ये इसी तरह का एक प्रीफेस है, इसी तरह का एक इंट्रोडक्शन है। N.A. पालखीवाला जो एमिनेंट ज्यूरिस्ट हैं, उन्होंने कहा था it is an identity card of the constitution. Preamble contains the grand and noble vision of the constitution. देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो असेंबली थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसमें हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने में ब्रिटिशर्स से मदद की थी। तो उसमें वो सारे एक तरह से रिप्रेजेंटेशन था पूरे इंडिया का, जिन्होंने हमारे पूरे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो उन्होंने एक नए भारत में उन आइडियाज़ और वैल्यू को देखा जो इंडिया में वो देखना चाहते थे, उन वैल्यूज़ और आइडिया को इंक्लूड किया। सो इट रिप्रेजेंटेड द ग्रैंड एंड नोबल विजन। और ऐसे सपने जो पूरे देशवासियों के सपने से, उम्मीदों से और आशाओं से जुड़े थे। तो इन दिस सेंस इट रिफ्लेक्टेड द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसने ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस, ग्रैंड एंड नोबल विजन, सबका एक समावेश था प्रीएम्बल में। एक इंट्रोडक्शन था कि किस तरह की हम पॉलिटी चाहते हैं अपने देश के लिए, इंडिया के लिए। बैकग्राउंड थोड़ा सा देख लेते हैं। दिन था दिसंबर 13, 1946। इस दिन नेहरू ने एक फ्रेमवर्क पेश किया, कुछ ऐसी बातें जिनके लिए वो चाहते थे कि लोग संकल्पित हों, और वो था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिस बना था प्रीएम्बल का, जो कि इंसर्ट किया गया सबसे लास्ट में। इसका बेस क्या था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पेश किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? 13 दिसंबर 1946। ये डेट याद रख लीजिए, स्टेट पीसीएस में बहुत काम आ जाती है। 13 दिसंबर 1946। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट कर लिया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। वो डेट थी जनवरी 22, 1947। इस डेट में इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया था। देखिए, अब थोड़ा सा एक बैकग्राउंड जान लेते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन लगभग ड्राफ्ट हो चुका था, तब एक मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, लक्ष्मी नारायण साहू। उन्होंने सबसे पहले एक प्रपोजल दिया। प्रपोजल क्या था कि हम थर्ड रीडिंग होगी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें प्रीएम्बल को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। इस सुझाव को अपोज करने वाले सबसे पहले कौन थे? मौलाना का पूरा नाम था मौलाना हजरत मोहानी। ये देखिए, आप उनकी फोटो देखिए, इन पे एक डाक टिकट भी, स्टाम्प भी रिलीज की गई है।
इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, मौलाना हजरत मोहानी इन्होंने अपोज किया, और के.एम. मुंशी साहब इन्होंने भी अपोज किया। तो इन दो लोगों ने इसको अपोज किया कि नहीं, थर्ड रीडिंग में इस प्रीएम्बल का डिस्कशन नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ मोहानी साहब ने एक सुझाव दिया, एक सजेशन दिया। उन्होंने क्या सजेशन दिया कि प्रीएम्बल में जो भी अभी अपने प्रीएम्बल देखा उसमें डेमोक्रेटिक वर्ड था, तो उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेटिक की जगह या तो हम फेडरल वर्ड यूज करें या हम इंडिपेंडेंट वर्ड यूज करें। तो उन्होंने कहा था कि सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बजाय हम या तो सॉवरेन फेडरल रिपब्लिक कहें या सॉवरेन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक कहें। उन्होंने सीधा सीधा इन मौलाना हजरत मोहानी ने सीधा सीधा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ये ब्लेम किया कि जानबूझकर उन्होंने फेडरल वर्ड को ओमिट कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन से, जिससे कि सेंट्रलाइजेशन को थोड़ा सा फोकस कर सके, उसके फेवर कर सके सेंट्रलाइजेशन को। फेडरल का मतलब होता है कि जो पॉलिटी होती है, पावर्स होती हैं, सब्जेक्ट्स का डिवीजन होता है, वो स्टेट और सेंटर में कर दिया जाता है। तो उनका स्फेयर होता है, पॉलिटी का स्फेयर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, उनकी पावर अथॉरिटी का स्फेयर होता है, वो सेपरेट होता है, वो अपने अपने डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन फेडरल वर्ड को ओमिट करने से मौलाना हजरत मोहानी ने कहा था कि ऐसा ना करके, फेडरल वर्ड को इंक्लूड ना करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया, सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी को थोड़ा फेवर किया है। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि इंडिपेंडेंट वर्ड को इंक्लूड कर दिया जाए या फिर फेडरल वर्ड को इंक्लूड कर दिया जाए, जो कि पास नहीं हो पाया था। ये वाला सजेशन रिजेक्ट हो गया। दूसरा उन्होंने सजेशन दिया था कि इंडिया का नाम USIR रखा जाए ऑन द लाइंस ऑफ USSR। USIR का फुल फॉर्म क्या है? यूनियन ऑफ इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो ये भी एक रिजेक्ट हो गया। देखिए, बहुत से ऐसे डिस्कशंस हुए थे प्रीएम्बल और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो मैं थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड इसीलिए दे रहा हूँ कि आपको उस टाइम की मेंटेलिटी, वो किस तरह से सोच रहे थे, उसका पता चल सके। और फाइनल क्या हुआ वो तो खैर हमें देखना है ही। एक दूसरे मेंबर थे HV कामत। HV कामत ने प्रपोज किया कि प्रीएम्बल में ऐड किया जाए इन द नेम ऑफ गॉड। जो भी हम सब कर रहे हैं, जिस तरह की हम पॉलिटी चाह रहे हैं, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, दे शुड बी इन द नेम ऑफ गॉड, राइट। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया से पहले उन्होंने सजेस्ट किया कि इन द नेम ऑफ गॉड को इंसर्ट किया जाए, लेकिन ए थानू पिल्ले जो दूसरे मेंबर थे उन्होंने इसको अपोज किया। इस कॉन्टेक्स्ट में ये आर्ग्यूमेंट काफ़ी वैलिड था, क्योंकि उन्होंने कहा कि इट विल क्रिएट ए कंपल्शन इन द फ्रीडम ऑफ फेथ। जरूरी नहीं कि हर कोई गॉड को, अल्लाह को या भगवान को मानता हो, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये फ्रीडम देता है कि हम अपने तरीके से अपने अलमाइटी सुप्रीम पावर के साथ जो रिलेशन है वो किस तरह से मोल्ड करते हैं, किस तरह से रखते हैं, ये हमारी इंडिविजुअल चॉइस है। अगर हम इन द नेम ऑफ गॉड लिख देते हैं तो इट विल क्रिएट ए अननेसेसरी कंपल्शन। तो ये भी पास नहीं हो पाया, राइट। और भी कई अमेंडमेंट सजेस्ट किए गए थे। जैसे एक अमेंडमेंट में कहा गया था कि ये प्रीएम्बल में इंक्लूड किया जाना चाहिए कि राष्ट्रपिता गांधी जी थे और उन्होंने फ्रीडम को गेन करने में, हमें गुलामी से फ्री करने में, ब्रिटिशर्स की गुलामी से मुक्त करने में हमारी हेल्प की थी। तो ये भी रिजेक्ट हो गया, क्योंकि खुद जो उनके शिष्य थे, एक तरह से आचार्य JB कृपलानी, गांधी जी के शिष्य थे आचार्य JB कृपलानी, उन्होंने कहा कि इस तरह से महात्मा गांधी का नाम घसीटा जाना उनको डिग्निफाई नहीं करता, ये गलत है। तो इस तरह से ये सजेशन भी रिजेक्ट हो गया। नाउ लेट्स मूव टू व्हाट डज इट टेल। ये हमें 4 चीजें बताता है। पहला है सोर्स ऑफ अथॉरिटी। सोर्स ऑफ अथॉरिटी याद करो, प्रीएम्बल में हमने क्या पढ़ा था? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो यानी कि जो भी अथॉरिटी हम डिराइव कर रहे हैं, ये पीपल ऑफ इंडिया से डिराइव कर रहे हैं। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है? पीपल ऑफ इंडिया। दूसरी बात, वो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, यानी इंडियन स्टेट का नेचर कैसा होना चाहिए, किस तरह की हम पॉलिटी चाहते हैं। हम चाहते हैं एक सॉवरेन कंट्री हो, सोशलिस्ट कंट्री हो, सेक्युलर हो, डेमोक्रेटिक हो और रिपब्लिक हो। इनका मतलब क्या है ये हम आगे नेचर वाले में हम समझेंगे। और एक बस यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, जो सोशलिस्ट है और सेक्युलर है, ये ओरिजिनल प्रीएम्बल में ये वर्ड इंक्लूड नहीं थे, ये बाद में ऐड किए गए हैं। जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1976 का, उसमें ये ऐड किए गए हैं 2 वर्ड, राइट। बाकी
सारे वर्ड थे प्रीएम्बल में, ठीक है। तीसरा है ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्टिव में आपने प्रीएम्बल में देखा होगा कि टू सिक्योर इट्स सिटीजन, टू सिक्योर इट्स सिटीजन, तो ये एएमसी तो है कि हमें इन सिटीजन के लिए ये चीज़ें सिक्योर करनी है। क्या चीज़ें सिक्योर करनी है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड, ये चीज़ यानी फीलिंग ऑफ वननेस, कॉमन आइडेंटिटी। तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो क्या क्या हमें बताता था कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किस तरह की पॉलिटी होनी चाहिए हमारी, और सोर्स ऑफ पावर क्या है। और लास्ट में सबसे क्या बताता है कि डेट ऑफ अडॉप्शन, हमने कब अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को? नवंबर 26, 1949, राइट। तो ये 4 चीज़ें बताता है हमें प्रीएम्बल। अब देखो, जैसे बात की थी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद 1976 में जो आया था उसमें 2-3 चीज़ें ऐड की गई। वो कौन कौन सी थी? देखो, 3 नए वर्ड ऐड किए गए थे। पहला सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल में पढ़ के देखो, कंपेयर कर लेना है एक बार आप पॉज करके। इसमें आपको 3 न्यू वर्ड ऐड मिलेंगे। देखो, सॉवरेन ऑलरेडी था, सोशलिस्ट बाद में ऐड किया गया है, सेक्युलर बाद में ऐड किया गया है, और यहाँ पे देखो नीचे आओ, सबसे नीचे आओ, यूनिटी के बगल में इंटीग्रिटी, ये वाला बाद में ऐड किया गया है। तो ये 3 वर्ड 1976 में ऐड किए गए। Let's move to the nature of Indian state as given in the preamble. So we already know कि किस तरह का नेचर होना चाहिए, वो प्रीएम्बल में है, जैसे कि डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, सोशलिस्ट। इनके मतलब क्या होते हैं ये हम एक बार देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो हम एक जान लेते हैं, ये फिर से एक बार दोहरा लेते हैं कि 1976 में 42nd CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके द्वारा इसको ऐड किया गया था। ये वाले टर्म्स को पहले नहीं था, लेकिन इसका मतलब होता क्या है? सोशलिस्ट का मतलब होता है कि स्टेट और प्राइवेट प्रॉपर्टी दोनों को अलाउ कर दिया जाए, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है कि स्टेट सारी चीज़ें ओन नहीं करेगा, बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पब्लिक के लिए, जिनका एक्सेस बहुत ज़रूरी हो सकता है, और जिससे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन सबके लिए इंश्योर किया जा सके। ऐसे कुछ रिसोर्स हैं, उनको ओन करेगा स्टेट, और प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी अलाउ कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि कुछ की फंक्शंस जैसे रेलवे है, फॉर एग्जांपल समझने के लिए, such function will be owned by state for better distribution and access. So socialism is a kind of social philosophy which stresses more on a societal equality and welfare. अब देखो, ऑलरेडी कुछ प्रोविजंस थे हमारे DPSP में, आगे हम पढ़ेंगे DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इट टॉक्स अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। यहाँ पे हम बात करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस की। तो ऐसे कुछ प्रोविजंस जो वेलफेयर प्रोविजंस थे, वे ऑलरेडी हमारे पास DPSP में थे, लेकिन ये वर्ड ऐड करने से हमने उसको एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया, ठीक है। तो क्या एम है? जैसे हमने बात की कि बेटर एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड इक्वालिटी, तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, इट एम्स टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिसीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। सोशलिस्ट का ये मतलब है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड वर्ड, सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब है इंडिपेंडेंट स्टेट। इंडिपेंडेंट स्टेट यानी कि सुप्रीम अथॉरिटी हैं, हम ही सुप्रीम अथॉरिटी हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स में भी और इंटरनल अफेयर्स में भी हमें कोई गाइड कर नहीं सकता, यानी वी आर फ्री टू कंडक्ट इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल अफेयर्स। इंटरनल का क्या मतलब होता है कि नोबडी कैन डिक्टेट और इंटरफेयर इन इंडियाज इंटरनल अफेयर। हमारे भीतरी अंदरूनी मामलों में कोई भी नेशन स्टेट अफेयर नहीं कर सकता, इंटरफेयर नहीं कर सकता। एक्सटर्नल का क्या मतलब है? एक्सटर्नल का मतलब है कि नोबडी कैन कंट्रोल हाउ वी शुड कैरी आवर रिलेशन विद अदर नेशंस, सो वी कैन एक्वायर और सीड टेरिटरी टू एनी नेशन। यानी हमारे दूसरे देशों के साथ क्या रिलेशन है, हम किसी से टेरिटरी एक्वायर कर रहे हैं, किसी को टेरिटरी अपनी दे रहे हैं,
वो हम डिसाइड करेंगे। नोबडी कैन डिक्टेट अस और नोबडी कैन इंटरफेयर इन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सुप्रीम अथॉरिटी। देखिए, जब सॉवरेनिटी की बात करते हैं तो वी फॉलो ए कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी। पॉपुलर सॉवरेनिटी का क्या मतलब है? सिर्फ इतना है कि जो सोर्स है, जो अथॉरिटी है, वो कहाँ से आ रही है? लोगों से आ रही है। हम सुप्रीम है, लेकिन सुप्रीम, सबसे सुप्रीम कौन है? जो गवर्नमेंट है, उसके पास पावर कहाँ से आ रही है? लोगों से। सो पीपल आर सुप्रीम अथॉरिटी विच इज कॉल्ड पॉपुलर सॉवरेनिटी। अब देखिए, इंडिया कई ग्रुप्स का मेंबर है, कॉमनवेल्थ का है, यूएन का है, काफ़ी और ऑर्गेनाइजेशन का है, उनके सबके रूल्स हैं, अपने लॉज हैं, उनको सबको फॉलो करना पड़ता है। पर इसका देखो, कभी ये मतलब नहीं होता कि वो इंडिया की सॉवरेनिटी अफेक्ट करेंगे। अगर कोई कंट्रावेंशन में ऐसा लॉ आता है या रूल आता है जो सॉवरेनिटी को अफेक्ट करता है, तो इंडिया उसको एक्सप्लिसिटली डिनाई कर सकता है, उसको मना कर सकता है कि वी वोंट फॉलो, वी आर ए सॉवरेन कंट्री, we'll take our own decision without any bias, without any pressure, right? Let's move to the other. डेमोक्रेटिक का मतलब, देखो, डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले कुछ वर्ड्स याद आते हैं। ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का शासन ही डेमोक्रेसी होता है। डेमोक्रेसी होती है दो तरह की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में 4 मेथड होते हैं: रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइड। पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं, डायरेक्ट मेथड्स होते क्या हैं। देखिए, रेफरेंडम में क्या होता है? रेफरेंडम एक प्रोसीजर होता है जहाँ पे एक लेजिस्लेशन को प्रपोज किया जाता है। एक लेजिस्लेचर है वहाँ पे, या फिर एक कम्युनिटी है, एक सभा है, कोई भी है, वहाँ पे एक लेजिस्लेशन डिसाइड किया गया कि हमारे लिए इस तरह का कानून लेके आया जाना चाहिए। उसको वोटिंग के लिए लोगों के पास ले जाया जा सकता है कि आप अप्रूव करते हैं कि नहीं। उस पर डायरेक्ट वोटिंग होती है। अगर अप्रूव हो गया तो वो लॉ बन जाता है, अप्रूव नहीं हुआ तो वो रिजेक्ट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेफरेंडम। इनिशिएटिव में क्या होता है कि लोग ही आपस एक बिल प्रपोज करते हैं, लोग बिल प्रपोज करते हैं कि हमारे लिए इस तरह की रूल्स लाए जाने चाहिए, एंड दे प्रपोज इट टू द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में लेके जाते हैं कि आप इसको इनेक्ट कीजिए, हमने एक बिल बनाया है, एक ड्राफ्ट किया है, और आप अब इसको फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म दीजिए, इसको ऐड कीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में, हमें गवर्न करने के लिए इस तरह के रूल्स चाहिए। दैट इज इनिशिएटिव बाय पीपल डायरेक्टली। रिकॉल का मतलब होता है एक मेथड है, एक टूल समझ लीजिए, प्रोसेस समझ लीजिए। इसके द्वारा क्या करते हैं? वोटर कैन रिमूव ए रिप्रेजेंटेटिव। उनका एक रिप्रेजेंटेटिव है, उसको रिमूव कर सकते हैं, या किसी ऑफिसर को रिमूव कर सकते हैं बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। अगर वो अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने में, प्रॉपरली डिस्चार्ज करने में फेल हो जाता है, या फिर लोग उससे सेटिस्फाई नहीं होते, दे कैन रिकॉल ए रिप्रेजेंटेटिव, रिमूव फ्रॉम देयर पोस्ट। ये होता है रिकॉल। प्लेबिसाइड में सिंपली याद रखिए, ओपिनियन, टेकिंग opinion of citizen on any issue of public importance, right? So but याद ये ध्यान रखें, ये वाला plebiscite is generally used to solve the territorial dispute के लिए। यानी कि एक टेरिटरी में लोग रह रहे हैं और उस पर कोई 2 जने क्लेम कर रहे हैं, तो वहाँ पे ओपिनियन ले लिया जाएगा कि हाँ, आप यहाँ इसके साथ जाना चाहते हैं या इसके साथ जाना चाहते हैं। तो एक एग्जाम्पल है ये। तो प्लेबिसाइड में क्या होता है? ओपिनियन लेना है टेरिटोरियल डिस्प्यूट में मेनली। ठीक है, सो वी आर क्लियर अबाउट द डायरेक्ट डेमोक्रेसी मेथड्स। नाउ इनडायरेक्ट। इंडिया में हम फॉलो करते हैं इनडायरेक्ट भी 2 तरह की होती है। पार्लियामेंट्री, जहाँ पे हमारा जो डिफेक्टो हेड होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल में सबसे पावरफुल कौन होता है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में उसमें प्रेसिडेंट, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट इज पावरफुल। तो हम कौन सी फॉलो करते हैं? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, विच इज ए फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्टली लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं किसी लेजिस्लेशन या लॉ मेकिंग प्रोसेस में, या फिर ओपिनियन, रिकॉल, इस तरह की चीज़ों में एट ए स्टेट एंड सेंट्रल लेवल पे। वो अपनी एक पर्टिकुलर टेरिटरी से एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव जाके उनके लिए डिसीजंस लेते हैं। तो अलग अलग टेरिटरीज हैं इंडिया में, उनसे अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव चुन के गए पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में, वो कलेक्टिवली कोई डिसीजन लेंगे, दैट विल बिकम एन एक्ट।
तो वो एक्ट गवर्न करेगा बाकी सारे लोगों को, राइट। सो इनडायरेक्ट में एज वी सेड पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी इसको इसलिए कहते हैं। कौन कौन रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, जैसे एमपीज, एमएलएज, राइट। एग्जीक्यूटिव आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटर्स, जहां पर जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स को ऐसे समझिए आप मिनिस्टर्स, सिविल सर्वेंट्स। तो अगर हम एक देखें ब्रॉड आइडिया में देखें तो सिंपल टर्म्स में हम समझते हैं यार दे आर मिनिस्टर्स। तो एग्जीक्यूटिव आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटर्स, मिनिस्टर जो भी डिसीजन लेंगे अगर लेजिस्लेटर को पसंद नहीं आया, यानी एमपी से एमएलए को पसंद नहीं आया, तो देयर आर वेरियस चेक्स एंड बैलेंस, वो पूरी की पूरी सरकार गिरा सकते हैं, उनको स्क्रूटनी कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्क्रूटनी भी हो सकती है थ्रू बजट एंड अदर मीन्स, उनसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं बाय मीन ऑफ क्वेश्चन आवर्स, 0 आवर। तो बहुत सारे ऐसे चेक्स एंड बैलेंस हैं विच मेक्स एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर्स। इसका मतलब क्या है, एग्जीक्यूटिव या जो भी मिनिस्टर हैं दे आर अकाउंटेबल टू पीपल। तो डेमोक्रेसी का ये एक एलिमेंट है। डेमोक्रेसी भी कई तरह की हो सकती है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इनके कुछ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब है कि सबको इक्वल वोटिंग राइट्स हैं, पीरियोडिक इलेक्शंस हो रहे हैं, रूल ऑफ लॉ है। और सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के कौन से कंपोनेंट होते हैं, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी जिससे कि जस्टिस प्रॉपर सबके लिए एक्सेस में सब एक्सेस कर सकें जस्टिस को, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे ये चीज़ क्या है, पर ये पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के एक पार्ट है। सेक्युलर, सेक्युलर का क्या मतलब होता है, सेक्युलर का मतलब हिंदी में समझाते हैं धर्मनिरपेक्ष। इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। कुछ प्रोविजंस ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में थे, वो इम्प्लाइड थे और वो दिखाते थे कि हाँ वी आर सेक्युलर, बट एक्सप्लिसिटली हमने इसको मेंशन कर दिया प्रीएम्बल में सेक्युलर को। देखो इसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म में कि पॉलिटी और रिलीजन का आपस में स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, वे आपस में एक दूसरे के कामों में इंटरफेयर नहीं कर सकते, स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता रिलीजन में, और रिलीजन इंटरफेयर नहीं कर सकता पॉलिसी मेकिंग में, राइट। तो ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। इंडियन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पॉजिटिव है, वो क्या पॉजिटिव हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि इम्प्लिसिट प्रोविजंस कौन कौन से थे। इम्प्लिसिट प्रोविजंस में थे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो फंडामेंटल राइट्स में, जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस आप इतना जान लीजिए कि आर्टिकल 25 से लेके 28 तक फ्रीडम ऑफ रिलीजन के राइट्स हैं, जहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि कोई भी इंसान किसी भी धर्म को प्रोफेस कर सकता है, प्रोपेगेट कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है। और आर्टिकल 29 और 30 में भी ये कहा गया है कि कोई भी एक माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी, कि उसके पास राइट है कि वो अपना खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करे, मेंटेन करे, और स्टेट से भी उनको असिस्टेंस मिल सकता है। और भी आर्टिकल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आर्टिकल 44 है, आर्टिकल 325, आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी, जो रिलीजन के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, आर्टिकल जैसे 15-16 में है। ये सारे आर्टिकल्स में ये इम्प्लाइड था कि वी आर सेक्युलर, बट स्पेसिफिकली वी हैव मेंशन्ड सेक्युलर टर्म इन प्रीएम्बल थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब देखिए पॉजिटिव कॉन्सेप्ट कैसे है इंडिया में, कि देयर इज नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ अ रिलीजन एंड पॉलिटी इन इंडिया, यानी कि स्टेट इंटरफेयर कर सकता है रिलीजियस मैटर में। कब कब कर सकता है, पहले तो हमने बात कर ली थी कि स्टेट प्रोवाइड कर सकता है रिलीजियस माइनॉरिटी को ऐसे राइट्स और असिस्टेंस जिससे कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन और एस्टेब्लिश कर सके। दूसरा, हालांकि इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, लेकिन सबको इक्वल प्रोटेक्शन है, तो सबके लिए टॉलरेंस है। तीसरी बात यह है कि स्टेट कैन ऑल्सो इंटरफेयर टू रिमूव इविल्स इन द रिलीजन। इविल्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि सुपरस्टिशन। सो एवरी रिलीजन के लिए इक्वल स्टेटस है और इक्वल सपोर्ट है स्टेट का, और इंटरवीन कब कब कर सकता है ये हमने डिस्कस कर लिया। लेट्स मूव टू द
अदर पॉइंट, रिपब्लिक का सीधा सीधा मतलब है इलेक्टेड हेड। इलेक्टेड हेड, जब भी हम इलेक्टेड हेड की बात करते हैं दैट इज रिपब्लिक। अब दो चीजें यहाँ पर देख लीजिए, एक होता है हेड ऑफ स्टेट, एक होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है पीएम जो इंडिया के केस में डिफेक्टो रूलर है, और हेड ऑफ स्टेट इंडिया के केस में क्या है, प्रेसिडेंट जो कि नॉमिनल है। तो हेड इलेक्टेड है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कोई भी प्रिविलेज क्लास नहीं है, किसी को हम स्पेशल फेवर नहीं दे रहे, एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास। दैट सिंपली मीन्स द पब्लिक ऑफिसेस आर बीइंग ओपन टू एवरी सिटीजन, यानी कोई भी इंडियन सिटीजन है, ही कैन बी इलेक्टेड टू प्रेसिडेंशियल पोस्ट, वो एमपी का भी इलेक्शन लड़ सकता है, एमएलए का भी लड़ सकता है, और वो प्रेसिडेंट बन सकता है, राइट। सो पब्लिक ऑफिसेज आर बीइंग ओपन टू एवरी सिटीजन। इससे रिलेटेड आर्टिकल आप देखना चाहें तो आर्टिकल 54, 55 दे आर रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अच्छा देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इंडियन पॉलिटी जब हम पढ़ते हैं, अभी तो खैर शुरुआत है, इतने ज़्यादा आर्टिकल्स हमारे पास नहीं आए हैं, अभी आर्टिकल्स आने शुरू हो जाएंगे, तो साथ में आप एक बेयर एक्ट रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन रखिएगा। जब भी आर्टिकल का कोई जिक्र हो, हालांकि मैं समझा दूंगा यहाँ पे, लेकिन बेयर एक्ट की साथ में होगा, तो आप एक बार जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो रेफर करते जाइएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। सो कीप बेयर एक्ट विद यू, या फिर एक पीएम बख्शी की एक किताब आती है, वो आप खरीद सकते हैं अलॉन्ग विद द लक्ष्मीकांत। आज के लिए बस इतना ही। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्विकली चर्चा कर लेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेंगे, सिग्निफिकेंस क्या है, इसका लीगल इंटरप्रिटेशन कैसे किया जा सकता है, यानी इवेल्यूएशन, बाकी केसेस कैसे हैं, और पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी देख लेंगे हम सारा। तो डिटेल में एक और लेक्चर में सारा प्रीएम्बल आपका कंप्लीट हो जाएगा अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो तब तक के लिए स्वस्थ बने रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू वेरी मच।